हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो 23 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में जिसका पेपर कंडक्ट हुआ है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ साथ हम नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि ये लेके मान के चलो आप कि आप 40 क्वेश्चन ही नहीं, 40 कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हैं आप। ठीक है, तो इससे जुड़े रहें हमारे प्रैक्टिस सेट से। और सच तो ये है कि प्रैक्टिस सेट अभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से अगर 10 दिन पहले आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो कोई नहीं मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है, अगर कोई चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो आप उसको अभी रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको लगेगा कि जैसे आपने एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, आपको लग रहा है कि अर्थमेटिक कमज़ोर हो रहा है मेरा, तो अभी आप उसका रिवीजन कर सकते हैं या जिससे भी टीचर से पढ़ रहे हैं बार बार दोबारा पढ़ सकते हैं। बट वही अगर आप 10 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपके अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वहाँ सिर्फ आपको प्रेशर होगा, टेंशन फील होगी, डिप्रेशन होगा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन में तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। बट अभी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर हमारे कमज़ोर हैं, तो उससे आप अभी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज चेक करें कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। तो वीडियो को पहले आप रोकें, क्वेश्चन कोई देखें, पहले क्वेश्चन आप उसे खुद सॉल्व करें, 30 सेकंड दें अपने आप को, और जब क्वेश्चन नहीं बने तब आप सॉल्यूशन देखें उसका। तो बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रैक्टिस सेट की, वो ये है कि अगर क्वेश्चन आप पे अगर सॉल्व हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस सेट लगाइए या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या है, जिस चैप्टर के नहीं बन रहे हैं उसको आप पहले रिवाइज कीजिए, दोबारा पढ़िए, उसकी पीएनजी लगाइए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम सॉफ्ट मैथड्स भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लॉन्ग ही सीख रहे हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कैसे हमें आसान कैलकुलेशन करनी है आसान तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम में एंड 18% अनाथ आश्रम में और 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 9200 रुपये का वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। देखो वेतन क्या है, अगर मैंने इसका वेतन मान लिया है 100 रुपये है, इसकी सैलरी जो हमने मान ली वो 100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर करता है, ये कह रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो श्रीधर वेतन का 80% उसकी बचत है, तो 20 एक्सपेंडिचर कर रहा है प्लस सेविंग कर रहा है। सेविंग कितनी कर रहा है, 80। अगर 100 वेतन है, इसकी सैलरी 100 रुपये है, तो ये क्या कर रहा है, 80 रुपये बचत कर रहा है और 20 रुपये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रहा है, जो भी उसके दैनिक खर्चे हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बचत का 18% ये वृद्धाश्रम को दे रहा है, 18% दे दिया। उसके बाद अनाथ अनाथ आश्रम में कितना दे रहा है, 18% अनाथ आश्रम में दे रहा है। उसके बाद 18% चिकित्सीय मदद के लिए दे रहा है, ये तो मेडिसिन पे खर्च कर रहा है 18%। तो ये हो कितना गया, ये हो गया 54%। ये बचत का है। अब हमसे कह रहा है बचत में से शेष राशि 9200 रुपये को वह बैंक में जमा करता है। बचत है कितनी, बचत अगर हम 80 यूनिट लेके चल रहे हैं, अगर हमने 100x मानी है तो ये 20 एक्सपेंडिचर हो गया, 80 बचा। इसका ये 54% तो यहाँ खर्च कर रहा है। उसके बाद इसके पास बचा कितना, 46% बचा, क्योंकि अगर 100% में से 54% ये दे गया तो ये 46% बचा। हमसे कह रहा है कि 80 का जो 46% है, बचत की शेष राशि 9200 रुपये बैंक में जमा कर देता है, तो वो बैंक में जमा कर रहा है 9200। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उसका वेतन ज्ञात कीजिए, और सैलरी हम है कितनी, 100 मानी हमने। तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 46 दूनी 92 और 4 से 1 काटा, 4 पंचे 20, 0, तो 55 25। तो यहाँ की एक की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 250। लेकिन हमसे 100 की पूछी गई, सैलरी पूछी गई ना, तो ये 100 है, दोनों तरफ 100 का गुणा किया तो ये हो गए 25,000। तो उसकी जो सैलरी आ गई वो कितनी है, 25,000। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही, देखो आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है।
हमें दिया गया है कि श्रीधर अपनी बचत का 80% वृद्धाश्रम पे, 80% अनाथाश्रम पे, 80% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान देता है। बचत में से शेष राशि 9200 रुपये को वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर का वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। अगर हमने सैलरी 100 मान ली, इसमें वो 20 खर्च कर रहा है, क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि श्रीधर का जो वेतन का 80% उसकी बचत है, तो अगर सेविंग 80% है तो 20% इसकी एक्सपेंडिचर हो गई, क्योंकि टोटल तो 100% है। तो 100 में से 80%, अगर 80 उसने यहाँ पे सेविंग कर रहा है तो 20 खर्च कर रहा है। लेकिन आगे कह रहा है कि जो ये 54% जो आया, 18% अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और चिकित्सा में दिया, उसने 54% जो वो तो रुपया खर्च कर दिया। उसके बाद इसके पास पता कितना 46% बचा, किसका? सेविंग का। यही कह रहा है कि सेविंग का जो 46% है वो 9200 के बराबर है। तो यहाँ से हमने 80 का 46% निकाल लिया, तो हमें एक की वैल्यू पता लगी 250 है। तो यहाँ से हमें 100 की निकालनी, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है हमारा सैलरी जो थी वो तो 100 थी। तो यहाँ से मैं 100 का गुणा दोनों तरफ किया तो 25,000 आ गया। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है 15,495 फैक्टोरियल की अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुगामी मतलब होता है कि नंबर के बाद शून्य, अंत में शून्य कितने आएंगे। तो क्या करते हैं हम इसे डायरेक्ट ना 5 से डिविजन करते हैं। अच्छा 5 से डिविजन क्यों करते हैं वो बात समझिए। होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, सॉरी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 गुणा 2। ऐसी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी, 1 गुणा 2 गुणा 3। ऐसी 4 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ऐसी 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर गुणा करें 2 होती है, 3 का कितना होता है, 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल कितनी होती है, 4 12 दूनी 24। यहाँ से देखेंगे 5 चौकी 20 दूनी, इसमें 3 मिस हो गया है, 3 2 1, तो 5 चौकी 20, यहाँ 60 दूनी 120, तो 120। तो 5 फैक्टोरियल पे पहली बार जीरो आया, वो आया अंत में 1 जीरो। अब जीरो का सीन क्या है, जीरो कब बनता है, जीरो जब बनता है कि जब 2 का और 5 का मल्टीप्लाई हो तब 1 जीरो का निर्माण होता है, उससे पहले जीरो नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता लग गया 1 जीरो आ गया। अब पता बात क्या है कि 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है देखो, 5 जीरो कब बनता है, जीरो जब बनता है जब 2 का और 5 का गुणा होता है। अब यहाँ से पहले देखिए, फैक्टोरियल 4 से पहले या फैक्टोरियल 4 तक 5 का गुणा हो ही नहीं रहा, तो जीरो अंत में बनी भी नहीं रहा है। पहली बार यहाँ 5 का गुणा एक बार हुआ तब जीरो बन रहा है, 1 जीरो आया। अब जैसे आप सोचेंगे तो 2 का गुणा क्यों करनी, 2 का गुणा इसलिए नहीं कर रहे कि 5 तो यहाँ एक बार आया, लेकिन 2 यहाँ देखिए, 2 यहाँ अभी तक 3 बार आ चुका है, 2 तो यहाँ आ गई, 2 इंटू 2 1 2 ये, तो 2 की पावर 3 तो यहाँ हो गई ना, लेकिन 5 है एक बार आए, क्योंकि 5 कम आता है। ऐसे ही देखिए, अगर मैं मान के चलूँ 6 फैक्टोरियल में लेके चलूँ तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, लेकिन अभी भी 6 फैक्टोरियल में अगर मैं 5 का गुणा 5 का डिवाइड करता हूँ तो 5 एकम 5, तो जीरो एक ही आएगा। लेकिन इसके बाद देखो, लेकिन 2 तो कितना आ गया, 2 देखो यहाँ आ गया, 2 की पावर 2 यहाँ आ गया, 2 आ गए, 1 2 गुणा 3, 1 2 यहाँ भी आ गया, लेकिन 5 एक ही आया। तो जब तक 5 नहीं आता तब तो जीरो बनेगा नहीं, इसलिए हम 5 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 है वो कम बार आता है। ठीक है, और 5 और 2 के गुणनफल से ही जीरो का निर्माण होता है एक का, तो इसलिए हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। यहाँ से समझ गए होंगे आप। तो हम यहाँ से 5 का डायरेक्ट करेंगे, 5 3 15 जीरो, 5 निम 45, 5 निम 45, फिर काटा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 4, 5 निम 45, जो शेष बचा था उससे कोई मतलब नहीं है हमें। उसके बाद हमने 5 से फिर काटा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, 19 बचे थे। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, उसके बाद 5 चौको 20। तो अब जीरो कितने आ गए, यहाँ के बाद की वाली ये संख्या है, ये हम जोड़ लेंगे, ये जीरो होंगे, तो कितना हो गया 3099 619 123 24 और 4, ये तो 4 4 8 3 11, 11 और 9 20 और 9 29, 29 की 9 हासिल लगी 2,
तो 9 2 11, एक 12, 12 2 14, 14 2 16 की 6 हासिल लगी एक, 6 2 8, ये तो 38 69 हैं, ये आपके जीरो हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप समझ चुके होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 22,150 रुपये पर 29% साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में प्राप्त मिश्रण क्या होगा। मिश्रण होता क्या है, देखो मिश्रण मिश्रण होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। तो मूलधन तो हमें दिया गया कितना है, जो पी है वो हमें दिया गया 22,150। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही तो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में पड़ी हुई है, तो कृपया करके वो आप देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वो इसीलिए स्पेशली यूपीएसआई के लिए चल रही है वो, क्योंकि यहाँ जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो मैं वहाँ पे डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपका इधर प्रैक्टिस सेट भी होता रहे, प्रैक्टिस भी हो, उधर जाके आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। क्योंकि यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता सकता ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताया तो फिर ये वीडियो जो आपकी है ये 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहाँ आप सीख के आएँ, वीडियो देखें, वीडियो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है इसकी। आर कितना दिया गया है 29%, और टाइम है वो कितना है 9। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपन 100। तो पी कितना है 22,150, आर 29, और टाइम है 9/100। तो ये कट गया। उसके बाद मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो कितना 9 अपना 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 कम 9 4 13 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 1 19 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 1 19, और गुणा 29 करना। लेकिन 29 का टेबल नहीं पता, तो इसे हम क्या लिख ले 30 - 1 लिख ले, क्योंकि 3 का तो टेबल पता है ना मुझे। तो 3 का हमने गुणा किया 0, तिप से 15 5 हासिल लगी 1, 3 तिरका 9, 1 10 0 हासिल लगी 1, 3 27 1 28 हासिल लगी 2, 3 27 और 2 29 हासिल लगी 2, 3 1 3 2 5। और माइनस का कितना होगा, माइनस का यही माइनस हो जाएगा कितना, अगर मैं इसमें माइनस का करूँगा तो कितना हो गया 19935। तो क्या बचा हमारे पास, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, और 17 में से 8 गए, सॉरी 9 गए 8 बचे, यहाँ 8 में से 1 गया 7 और 5। तो लेकिन बटे 10 है ना ये वाला, अपॉन में 10 है, तो ये 1 दशमलव हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 57, एक मिनट, 578115। हमसे पे आप हमसे पूछा गया मिश्रण क्या है, तो मिश्रण मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज तो इतना हो गया, मूलधन कितना था, वो था 22,150, तो 22,150 ये हमने ऐड कर दिया, तो क्या बचा 169,729,527, तो 79961.5। तो आपका आंसर क्या है 79961.5, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 558 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात जो है वो 15:16 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। अब क्या कह रहा है, देखो 558 लीटर दिया गया, दूध और जल का अनुपात है कितना 15 और 16, तो ये है कितना 31। 31 वैल्यू की कितनी दी गई 558, तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे कितनी आ गई 31 एकम 31, ये 8 लगभग 18 होगा, तो एक की वैल्यू 18। क्रॉस चेक करें क्या है 18 कम 18, 18 3 54 55, ठीक है, तो एक की वैल्यू 18 आ गई। अब हमारे पास दो तरीके हैं, पहला क्या है जो आप अभी तक सीखते आए होंगे कि हमने मान लिया मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है कितना 15 और 16। अगर मैं तो मिल्क है कितना, अगर पूरा जो टोटल है कितना वो 558 लीटर है, तो मिल्क हो कितना गया यहाँ से 18 गुणा करूँ मैं इसमें, तो 18 पंजे 90, जीरो हासिल लगी 9, 18 कम 18 और 9 27, तो 270 लीटर तो मिल्क हो गया। उसके बाद वाटर कितना है
वाटर कितना है, वो हो गया 288 लीटर, क्योंकि 15 गुणा किया तो 270 है, एक बार और गुणा होना था 18 और जुड़ जाएगा तो 288 लीटर। हमसे पूछा जा रहा है इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। अगर मैं दूध मिला रहा हूँ x लीटर तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखा दे रहा हूँ। 27×2 = 54 होते तो कितना हो गया, 540। इधर इसका मल्टीप्लाई इसका है, इधर प्लस के 2x, नीचे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही तो ये हो गया 540 प्लस के 2x। 388 में अगर 288 में 3 का गुणा करेंगे 3×8 = 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3×8 = 24 और 2 26 हाथ से लगी 2, 3×6 और 2 8। तो 2x में से 540 अगर माइनस होंगे 864 में से तो कितना बचा, 4। 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 162 लीटर। यही अगर मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको ना ऐसे नहीं करना है, ये काफ़ी डिटेल हो गया। अब कैसे करना है वो देखिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। हमें यहाँ से पता लग गया कि ये जो रेशियो है वो है 15:16 है, तो 31 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 558 लीटर। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 18 लीटर। अब क्या कह रहा है, देखो शुरू में जो दूध और जल का अनुपात है वह 15:16 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए, तो 3:2 हो जाए। देखो जल तो 16 है, इसकी कोई भी अमाउंट होगी, जल के साथ छेड़खानी नहीं हो रही। तो जल अगर 16 है तो बाद में भी 16 लीटर होगा। मतलब मान लो अगर जल कोई भी तुमने डाला, मान लो किसी में तुमने आपने मिक्सर बनाया, उसमें 20 लीटर जल डाल दिया, अब तो उसमें आप दूध बढ़ा रहे, लेकिन जल तो 20 लीटर ही रहेगा ना, क्योंकि वो आपने ना उसको ना निकाला जल को, ना डाल रहे हो जल को, जल तो वही है, तो जल तो सेम ही रहेगा। तो अगर जल सेम है तो मैं नीचे भी जल सेम कर रहा हूँ, तो मैं दोनों तरफ 8 का गुणा कर रहा हूँ नीचे, इसमें दोनों तरफ 8 का मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा नीचे अगर 3:2 था तो 8×2 = 16, 8×3 = 24, क्योंकि वाटर ऊपर भी सेम है और वाटर नीचे भी सेम है। लेकिन क्या है, ये रेशियो कैसे हो गया, ये 15 से 24 कैसे हो गया, क्योंकि 9 यूनिट ना है, 9 यूनिट हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया दूध। लेकिन एक की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 18×9, तो 18×9 18×9 होता है 162, 162 लीटर हमने मिलाया। ये आपका आंसर हो गया। तो आगे से करें तो ऐसे ही करें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 10 आंकड़ों का औसत 55.5 है, इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 48 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 58 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। देखो 10 का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 10 नंबर, वो कितना है 55.5। अगर इनका सम निकालेंगे तो 10 का सम कितना आ गया, एवरेज का गुणा कर देंगे तो वो हो गया 555। ये बात ना समझने में पहले दिक्कत ना आए आपको। देखो मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने आप जैसे 5 लोग हैं, मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा जाओ आप लोग ना आपने बराबर बराबर बांट लो, एवरेज ही इक्वल होता है ये मान लो। मैंने कहा आप जाओ अपने अपने बराबर बांट लो, 5 लोग हैं तो आपने हाल बांट लिया, क्योंकि 5 लोग हैं, आपने देखा कि 20-20 रुपये हमारे पड़ रहे हैं। ऐसे ही मैंने क्या बोला कि मैंने जैसे मैंने आप बोला कि जैसे 20 लोग थे, मैंने उनसे बोला कि तुम्हारे एवरेज का मैं 30 एवरेज का मैं एवरेज जो है 30, मैं तुम्हें 30-30 रुपये सबको दे दूंगा, तो 30 एवरेज हो गया। तो इसका जो सम होगा, तो इसका मतलब मैं रुपये टोटल कितना दे रहा हूँ, तो वो रुपये दे रहा हूँ 30×20, वो हो गए 600 रुपये। अब हो सकता है किसी को मैंने 30 दिए हों तो किसी को 20 दिए हों, तो किसी को 40 दिए हों। ऐसे ही अगर अब इनका 3 का एवरेज तो कितना हुआ, 30 ही हुआ, लेकिन अमाउंट कितना हुआ, 3 का अमाउंट कितना हो गया, 90। ऐसे ही क्या है कि 30 और 20 60, सॉरी 30 20 50 4 90, तो ये भी 90 हो रहा है। तो यहाँ से समझ सकते हो कि सम कैसे निकाला जा रहा है। अब देखिए क्या है, सम हो गया क्या 555। ऐसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 3 आंकड़ों का औसत अगर 48 है तो 3 का सम कितना हो गया, 3×8 = 24, 4 यहाँ से लगी 2, 3×4 = 12 और 2 = 14, तो 144 हो गया।
उसके बाद क्या है, चार आंकड़ों का सम कितना दिया गया, चार आंकड़ों का औसत 58 है, तो इनका सम कितना हो गया, इनका टोटल हो गया 4 और 32 की 2, हाथ से लगी 3, 4 पंचे 20 और 3 23, तो 232। तो हमें पता लग गया 10 लोगों को अगर 555 रुपये मिले तो सात का कितना, सात को कितने मिल चुके हैं, वो मिल चुके हैं 4 2 6, 4 3 7, 2 1 3, 376 रुपये। अब क्या है कि अगर 555 में से ये 10 का है, ये 7 का है, अगर 7 का माइनस कर दें 376, तो हमें तीन लोगों के रुपए बचेंगे। 15 में से 6 गया 9, 14 में से 7 गया 7, 179। तो 179 पैसा बचा तीन में। लेकिन तीन में पता कैसे बचा, तीन में क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है कि आठवां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम है, ये 8th नंबर है, ये 9th नंबर है और ये 10th नंबर है, क्योंकि 7 तो हो चुके हैं, 10 थे तो 3 ये बचे। हमसे कह रहा है आठवां आंकड़ा है, 9वें आंकड़े से 11 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। अगर आठवां आंकड़ा मैं अगर x मानता हूँ तो 9 में कितना हो गया, क्योंकि 9 में से 11 कम है तो इसको मैं x + 11 मान सकता हूँ, तो आठवां 11 कम हो गया, क्योंकि ये 11 जानना है तो ये 11 कम हो गया। ऐसे ही 10वां आंकड़ा से 6 कम है, आठवां आंकड़ा है जो 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो इसको मैंने ले लिया x + 6। तो हमें इस पता लग गया यहाँ तीनों का योग कितना है, वो हो गया 3x, x + x + x 3x और 11 और 6 17, जो किसके बराबर है 179 के बराबर है। तो 3x 17 इधर माइनस का होगा, तो 9 में से 7 गया 2 बचे, 7 में से गया 6 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 54। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया आठवां आंकड़ा ज्ञात कीजिए, तो आठवें आंकड़े को तो हमने x माना था, तो इसका आंसर भी हो गया 54, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जे एक कार्य को 63 दिन में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम एंड नंबर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। जे एक कार्य को 63 दिन में पूरा करता है, के उसी कार्य को 66 दिनों में पूरा करता है। इनका एलसीएम कितना हो गया, अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो ऐसे लिख के निकाल लिया करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इनका एलसीएम कितना ही हो गया ना, तो हो गया 22 3 66 गुणा 3, सॉरी 21, एक मिनट रफ कर दूँ मैं। तो एलसीएम जो हमारा निकल के आया वो क्या आया, 3 × 21 × 22। अब देखिए 63 21 3 63, तो यहाँ की इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 22, ऐसी 66, तो 22 3 66, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, वो आ गई 21। तो हमें पता लग गया A+, हमसे पूछा गया तो पूरे कार्य को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लगेगा, एक साथ कार्य करें, तो ए काम कर रहा है एक दिन में कितना कर रहा है 22, भाई वी कर रहा है काम 21, तो टोटल कितना कर रहे हैं एक दिन में, ये कर रहे हैं 43 काम, और काम है कितना टोटल, तो 22 3 66 गुणा 21, अरे हाँ हो गया ना 22 3 66 गुणा 21, तो 21 छिक्का 126, यहाँ से लगी 12, 21 छिक्का 126 और 12 138, तो टोटल काम अगर है, टोटल काम में पता लग गया कितना है 1386, और जो कर रहे हैं ये 43 दिन में, तो कितना आ गया 43, अगर 4 चौक 16, 4 12 3 बार जाएगा लगभग, तो 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 129 होता, तो 43 तियाँ 129, बचा कितना 9 96, तो लगभग ये 2 जाएगा, तो 32 सही 10/43, यही आपका आंसर हो गया। इसमें ना ऑप्शन में दिक्कत है, ये 30 को ना 32 लिख लो यहाँ पे, तो 32 सही 10/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 132 घंटों में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटों में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी द्वारा टैंक को शेष भाग भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो पाइप ए कितना भर रहा है 110,
पाइप बी 132 घंटे ले रहा है और पाइप सी ले रहा है 165 घंटे। तो इसका एलसीएम निकाला तुमने, कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 660। 660 इसका एलसीएम आ गया। तो 11×6 = 66। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। 132 पंजे 660 और 165 चौकू 660। तो हमें इनकी एफिशिएंसी पता लग गई। तो हमें पता लगा ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सी कर रहा है 4। तो ये तीनों एक साथ काम कर कितना करेंगे एक दिन में? ए प्लस बी प्लस सी। तो 6 5 11 4 15। 15 काम ये एक दिन में कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, सॉरी, एक घंटे में ये कर रहे हैं 15 काम। तो 22 घंटों के लिए तीनों पाइप खोले जाते हैं। तो 22 घंटे गुणा 15, 15 दूनी 30, यहाँ से लगी 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो 330 काम इन्होंने कर दिया 22 घंटे में। अब क्या कह रहा है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है और पाइप ए और सी द्वारा टैंक शेष भरा जाता है। अगर बी को बंद कर दिया तो अब ए और सी कितना है, इनकी एफिशिएंसी है 6 4 10। टोटल काम है 660, 330 हो गया। तो काम कितना बचा? 330 बचा। और जो बी और सी से कराया जा रहा, सॉरी ए और सी से कराया जा रहा, तो इसकी जो है ये 10 से कर रहे हैं, एक घंटे में 10 काम कर रहे हैं। तो इन्हें लगेंगे बाद में 33 घंटे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन है, इसमें ना थोड़ी मिस्टेक है। क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। ये प्लस की जगह पे ना डिवाइड है, ऐसे यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ ये डिवाइड है, ऐसे यहाँ पे भी ये डिवाइड का चिन्ह है। तो क्या कह रहा है, तो 0.004 प्लस, सॉरी, डिवाइड एक्स। अब देखिए साथ ही साथ हम करते भी चलते हैं। अगर डिवाइड एक्स है तो क्या एक्स को हम यहाँ ला सकते हैं नीचे, अपॉन में एक्स आ गया, और यहाँ से दशमलव हटाएगा तो कितने 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो संख्या हमारे पास बची क्या, संख्या जो हमारे पास बची है, यहाँ से लिखते हैं 1000 और एक्स आ गया नीचे, प्लस ऐसे ही देखो दशमलव के बाद 2 जीरो, 3 जीरो, 3.3 अंक हैं, इधर इधर 2 अंक हैं। तो अगर अंक से अंक कटें, जैसे ऐसा है देखो 0.002, डिवाइड में क्या आ गया 0.02। अब दशमलव हटाएंगे, लेकिन ऊपर तो 3 अंक हैं तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचा 1/10। तो ऐसे हमारे पास यहाँ बचा 1/10। उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइप राइट से एक मिस्टेक और हुई, वो है यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो माइनस, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 2 दशमलव ऊपर अंक है, 1 नीचे है, तो 1/10 यहाँ भी बचेगा कि 3 से 3 कट जाएगा। दशमलव यहाँ से हटाएंगे 10, तो 1/10 ये बचा। यहाँ से ये रफ किया। अब देखिए क्या है, 1/10 थी, 1/10 कट जाएगा क्यों माइनस, और ये प्लस वाला कट गया। तो बचा क्या 4/1000 इंटू एक्स 1/10। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अगर x इधर ले आए हम तो क्या बचा 4/100 इज इक्वल टू एक्स। और 2 यहाँ से 0 हटाए तो ऊपर दशमलव 2 अंक बाद जाएगा। तो क्या बचा 0.04 इंटू एक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलते, माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक थी, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन सभी 3 अंकीय अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आएगा। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, देखो एक तो 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, दूसरा क्या है 10 से अगर विभाजित करें तो शेषफल 4 आए। तो पहली संख्या होगी 104, क्योंकि अगर इसे मैं 10 से विभाजित करूँगा तो 4 शेषफल आएगा। तो फिर अगली संख्या क्या होगी, वो होगी 114। ऐसे लास्ट संख्या क्या होगी, वो होगी 994। अब क्या, अब हमें टोटल नंबर निकालने हैं। टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये बताओ। टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला है कि नंबरों की संख्या है तो वह लास्ट नंबर
माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंट, ये कितना है कॉमन डिफरेंट, प्लस 1। तो लास्ट नंबर है कितना 994 है, तो 994 माइनस 104 अपॉन में 10 प्लस के 1। तो इसमें घटाएंगे तो क्या बचा, 4 में से 4 गया 0, 9 में से गया 8, तो 890 अपॉन 10 प्लस 1। तो एक जीरो से ये जीरो खत्म, तो 89 और 1 90। तो हमें यहाँ से पता लगा कि जो एन है, एन की संख्या कितनी है वो 90 है। तो ये हम हटा रहे हैं यहाँ से। एन की संख्या आ गई कितनी 90। ए कितना दिया गया, वो दिया गया 104। और डी कितना है डिफरेंट जो है वो कितना है, वो दिया है 10, क्योंकि 114 में से 104 माइनस करें तो 10 बचेगा। अब जब इतना आ गया तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन होता है n/2, अगर समांतर श्रेणी है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 90/2, 2 a कितना है 104 प्लस n है कितना, n है 90 में गया 1 गया माइनस हो गया तो कितना बचा 89 इंटू 10। अब इसमें हम काट लेंगे तो ये 45 बार हो गया। तो 104 दूनी कितना हो गया 208 और प्लस 890, इसका 10 में गुणा कर लिया तो ये 890। इसको मैंने अगर जोड़ दिया कितना बचा 8 9 8 2 10, तो 1098 इंटू में कितना ये 45 है, तो 45। अच्छा 1098 को हम क्या लिख सकते थे, कैलकुलेशन कैसे करते सॉल्व। अब मैं ना 45, या तो आप एक का दो काम कीजिए, 5 का एक बार टेबल पढ़ लीजिए, 9 गुणा 45 होते हैं, 9 गुणा 5 दोबारा 9 का पढ़ लीजिए तब तो हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, वो क्या है कि 1098 को हमने लिख लिया 1100 माइनस के 2, क्योंकि 11 का तो टेबल हमें पता है ना, इंटू 45। तो अब क्या होता है देखो, अब ये पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो तो आ ही जाएंगे, 11 पंजे 55, यहाँ से लगी 5 क्या 44 और 5 49। अब इसका होगा 45 और 90, तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 0, 10 में से 9 गया 1 और 4 9 4, तो 49410, ऑप्शन नंबर 4 आसान सा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक्स से वाई तक कोई डिस्टेंस होगी, एक्स से वाई तक ए चलना स्टार्ट करता है। अगर वो 121 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो क्या होता है कि वो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे एक टाइम निर्धारित होगा लेकिन 150 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। वहीं अगर वो 132 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है तो 150 मिनट वो जल्दी पहुंच जा रहा है। तो वैसे है क्या देखो, जब हमें दूरी अगर सेम है, क्योंकि दोनों चालों में ये क्या है 121 किलोमीटर के हिसाब से जाए या 132 के हिसाब से जाए, दूरी तो सेम ही चल रहा है ना। अगर दूरी सेम है, चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और समय तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो चाल गुणा समय। अब देखिए, अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और उसे अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो दूरी कितनी होगी 60। अब भाई अगर दूरी सेम ही चल रहा है, अब वो कह रहा है कि मैं 4 के हिसाब से चाल चलूँगा तो टाइम के साथ कितना लगेगा उसे, तो उसे लगा 15। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, वही मेथड लगाएंगे। अगर मैं यहाँ से रेशियो इसका ले रहा हूँ तो क्या है 11 121 और 12। अगर स्पीड का ये रेशियो आ गया तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, तो 12 और 11। लेकिन क्या है यहाँ ये देरी से पहुँचता है, यहाँ ज़्यादा ले रहा है, यहाँ कम टाइम ले रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, वो हो गया 300। और इन दोनों का कितना हो गया, इन दोनों का एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 300 मिनट। तो हमें पता लग गया अगर 300, अब होता क्या देखो बाहर आती है 3600, तो पहले केस में तो ये 3600 मिनट ले रहा है और वहीं दूसरे केस में कितना ले रहा है, क्या आती है 3300 मिनट। तो भाई 300 का डिफरेंट आ रहा है ना। तो अब क्या है,
हमें पूछा है किलोमीटर निकाली, दूरी कितनी है, तो हम निकाल लेंगे। तो पहले के किसी में भी रख लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब वो अगर 121 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, टाइम कितना ले रहा, 36 मिनट ले रहा है। इसको मैं घंटे में डालने के लिए क्या है, 60 से डिवाइड कर दिया, तो जीरो से जीरो खत्म, 6×36, तो ये 60 बचा। तो जीरो, 6 कम 6, 6×2 12, 2 हाथ से लगी 1, 6 कम 6 7। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 7260 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपये में प्रति घड़ी के मूल्य से घड़ियाँ बेचता है। हालांकि उसे क्रम से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे आप ना कोई शर्ट 100 रुपये की लेके आए, आप दुकानदार हैं, आपने क्या किया, 100 रुपये की शर्ट ली, आपने उसे ना 200 रुपये टैग लगा दिया, उस पर चिपका दिया 200 रुपये का टैग। तो ये आपने ये मार्क कर दिया। अंकित मूल्य को ही मार्क प्राइस भी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। ये सीपी हो गया, आपने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो खरीदी। अब क्या किया, अब आपके यहाँ कस्टमर आया, उसने आपसे कहा शर्ट दे दो, आपने कहा 200 रुपये की है, उसने कहा नहीं 200 की तो नहीं, इस पर छूट भी तो होगी कुछ, तो आपने कहा हाँ 20% की इस पर छूट है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, 20% की छूट, 200 रुपये 20% कितना हो गया, 40 रुपये। या 20% छूट है तो वो उसे रुपये कितने में दे रहे, 80% में, क्योंकि 20 की तो छुट्टी हो गई। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 8 दूनी 16, 160 रुपये की शर्ट ले ली। लेकिन होता क्या है, उसने आपसे कहा, अब वो ना कस्टमर जो है वो आपके जानकार है, तो उसने कहा आप शॉप में काम करते हैं वहाँ पे, तो उसने कहा ऐसा भी तो होता है कि जो शॉप में काम करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा भी परसेंटेज छूट मिलती है। तो उसने कहा यार तू तो मेरा दोस्त है यार, मुझे एक्स्ट्रा छूट दिलवा देना। तुमने कहा चल ठीक है, तो तुझे 10% की छूट और दे रहा हूँ मैं। आपने 10% छूट दे दी, तो अब क्या बचा, 160 पे 10% छूट दी, तो आपको ना 90% ही पे करना पड़ेगा इसका। तो वो हो गया आपका 16×144। तो आपको ना ये शर्ट अब जो 144 में मिली, आप घर लेके चले आए। अब एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो आपको पता था कि मार्क प्राइस इतना लगा रखा है उसने, लेकिन अगर कंडीशन क्या होती, आपको मार्क प्राइस ही निकालना होता जो हमारे क्वेश्चन निकाला है, पूछा गया है। तो इसमें क्या है, दो कंडीशन दी होती, जैसे इसमें दी गई है। आपको मान लो x रुपये था, मार्क प्राइस x रुपये था, और हमसे पूछा गया है पहली छूट 20% की है, तो 20% की है तो बचा कितना, 80/100। अगली छूट, दूसरी छूट कितनी है, 10% की है, तो फिर पेमेंट कितना किया हमने, 90/100 का। इतना पेमेंट किया तो हमें पता लगा कि 144 रुपये देने पड़े। आपने अपने दोस्त से पूछा, जैसे आप गए, आपके दोस्त तो पहले ही संचार लगा लिया, उन्हें उससे पता है कि तुम यही काम करोगे, तो उसने कहा ये शर्ट ले, 144 रुपये की तुझे मिल रही है। तो आपने पूछा कि छूट ही बता, छूट कितने कितने की दी तूने। उसने कहा मैंने पहले 20% की दी, दूसरी 10% की दी। आपने कहा मुझे नहीं भरोसा हो रहा, तो उसने कहा आपने कैलकुलेशन करके देख ले। तो जब आप कैलकुलेशन करने बैठे, तो आपने देखा कि मान लिया आपने कि टोटल अमाउंट थी x रुपये थी, जो उसने मार्क प्राइस कर रखी। पहली 20% छूट दी तो 80/100 में दी, दूसरी 10% की दी तो 90/100, तो अमाउंट कितना हो गया, 144। अब मैं यहाँ से काटा हूँ 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म, तो 9 से काटा 44, तो ये कितना, 16×144, तो ये 16 हो गया। 8 दूनी 16, तो ये 100 इधर गया इधर। तो आपको पता लगा जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 200 रुपये था। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता और कुछ समझा सकता हूँ किसी तरीके से आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपये में प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ी बेचता है। हालांकि उसे 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब उसने सपोज अंकित मूल्य x मान रखा, पहले भी वो 10% छूट दे रहा है, तो क्या हो गया, 90/100। उसके बाद ये 20% छूट दे रहा है, तो कितना हो गया, अब ले रहा कितना, 80/100। और बाकी उसका पेमेंट कितना हो गया, वो हो गया 2,25,936 रुपये। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमसे पूछा गया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो काटा पीटी कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटा मैंने, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9×5 = 45, 9 × 1 = 9, 36 जाएगा, 9 जीरो 9 चौक 36। उसके बाद मैंने 8 से काटा तो कितना बचा, 8×3 = 24, 1 11 हो गया, तो 8 × 1 = 8 3, 8×3 = 24, 6 बचा, तो 8×8 = 64।
तो आपके 31-38 रुपये हो गया। और ये 100 है, इधर भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया, 31, 38 और 00। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि प्राप्त ब्याज 2244 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया मूलधन 100 रुपये है। जब भी मानो आप 100 मान लो, तो क्या करता है, पहले साल ब्याज मिलेगा 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर क्या है, 2 वर्ष में पूछा गया ना वार्षिक, तो फिर 20% मिलेगा, तो 20। लेकिन अब की बार क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 20 का भी 20% मिलेगा, तो 20 का 20% कितना हो गया, 20 × 20% बटे 100, तो 2 खत्म, तो 20 का 20% हो गया 4। वो तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा। अब 4, तो टोटल हमें ब्याज कितना मिल गया, तो टोटल हमें ब्याज मिल गया 20 ये 4 ये, तो हमें मिल गया 44 ब्याज मिल गया। हमें पूछा गया यदि ब्याज जो है ना वो 2244 रुपये है, इसी की वैल्यू हमें 2244 दी गई है, और ये जो 100 है ना ये हमने मूलधन माना था, क्योंकि ब्याज जो मिलता है ना मूलधन पे ही तो लगेगा। तो 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 एकम 4। 11 से काटा 1, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, तो एक की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 51 आ गई। लेकिन हमें तो मूलधन की निकालनी, जो 100 की वैल्यू हमने 100 माना था, 100 की दोनों तरफ 100 का गुणा किया, तो कितना हो गया, 5100। अगर इस क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कृपया करके सिंपल इंटरेस्ट की मैंने एक वीडियो डाली है, उसे आप देखिए, तो वहाँ से आपको मूलधन, मिश्र धन, ब्याज दर ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरुण, राघव, नागेश एक साझेदारी करते हैं, तो कौन कौन है, बरुण, राघव और नागेश। बरुण संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि राघव अकेले उतना योगदान करता है जितना बरुण और नागेश साथ मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,02,000 रुपये का लाभ होता है तो नागेश को कितना धन प्राप्त होगा। देखो पार्टनरशिप में है क्या, पार्टनरशिप डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया और टाइम कितना दिया, और बाकी अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस सेट अगर पहले वाले लगा रखे हैं तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब होता क्या है, देखो पार्टनरशिप डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, जो प्रॉफिट होता है ना पार्टनरशिप का, प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए का जैसे बी का है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब अगर इन्होंने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा ना वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा सीधा सीधा। अगर टाइम अलग अलग है तो फिर ये रेशियो और कट जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमसे कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में, तो इनका सेम टाइम के लिए दे रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है, वरुण संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है। जैसे मान लो संपूर्ण पूंजी अगर मैंने 6 मान ली, क्योंकि 1/3 उसका मुझे निकालने के लिए दिक्कत नहीं होगी, तो वरुण कितना 2 इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, जबकि राघव अकेले उतना इन्वेस्ट करता है जितना वरुण और नागेश एक साथ मिलकर करते हैं। तो अगर नागेश 1 करता होता तो 2 1 3, तो राघव हो गया 3। तो भाई तो कह रहा है कि राघव अकेले उतना इन्वेस्ट करता है जितना वरुण और नागेश एक साथ मिलकर करते हैं, तो वरुण और नागेश मिलकर 3 करते हैं, राघव भाई 3 अकेला करता है। तो हमें पता लग गया इनका जो प्रॉफिट भी बटेगा ना 2:3:1 में बटेगा। तो हमसे क्या कह रहा है, टोटल प्रॉफिट है हुआ कितना, 1,02,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ कितना हुआ 3 2 5 1 6, तो 6 की वैल्यू हमें दी गई 1,02,000 रुपये। और हमसे पूछा कितना गया, नागेश का पूछा गया, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 से हमने काटा, 6 कम 6, 6 कम 6 4, 6 7 42, तो वो आ गया 17,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। जब वह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, अगर 49 किलोमीटर की जगह पे 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। टाइम तो सेम ही है ना, लेकिन बात क्या है, इसने ना स्पीड बढ़ा दी, कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी कितनी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, 84। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि टाइम कितना ले रहा है, क्योंकि 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रहा है, लेकिन इसने 84 किलोमीटर इसने दूरी एक्स्ट्रा कवर कर ली। तो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो हमें पता लग गया कि 21 हावर लग रहे हैं टोटल टाइम।
क्योंकि 1 घंटे में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर रहा है। और इसने टोटल दूरी जो एक्स्ट्रा कवर की वो कितनी की 84 किलोमीटर। तो 21 चौक 84, मुझे पता लग गया कि टोटल टाइम ये ना गाड़ी जो जिसने चलाई है ना वो 21 घंटे चलाई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जब वह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की दूरी कितनी है। टोटल टाइम तो 51 घंटे लगी, सॉरी 21 घंटे लिए। स्पीड क्या थी इसकी 53। तो हमें पता लग गया दूरी इसने कवर की 21×3 = 63, हासिल लगी 6। 21×5 = 150, सॉरी 21×5 = 105 और 6 111। तो इसने टोटल जो दूरी तय की है वो 11 से 13 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते क्वेश्चन क्या है, जब एक भूखंड को 26,565 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जब 26,565 में जब बेच रहा है तब इसे ना 63% की हानि होती है। मान लो इसने 100 रुपये में एक भूखंड खरीदा, तो इस पर 23, जब इसने 26,565 बेचा तो इसे 23% की हानि हुई। तो इसका मतलब इसने बेच कितने दिया, 77 में। क्योंकि 100 का अगर 23% निकाल लेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 100 में से अगर 23 घटाएंगे कितना, 77। तो हमें पता लग गया 77 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 26,565। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे 77 की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछा गया अगर ये 23% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड बेचता तो कितना। अगर 100 पे 23% का लाभ प्राप्त करेगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 123। तो हमसे 123 की वैल्यू पूछी गई, तो हम पहले एक की निकाल ले रहे हैं कितनी है। तो 7 से काटे, 7 से 11 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7×3 = 21, बचा कितना 5। तो 7×7 = 49, बचा कितना 6, 7×9 = 63 और 7×5 = 35। 11 से काटा, 11×3 = 33, बचा कितना 4, तो 11×4 = 44, बचा कितना 5, 11×5 = 55। तो हमें पता लग गया एक की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 345। लेकिन हमें पूछा कितना, हमें प्रॉफिट चाहिए ना, तो हमें 123 का दोनों तरफ गुणा कर दिया, हमें 123 निकालना है। तो 345 × 123। लेकिन हमें 123 का टेबल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस 123 को ही हम क्या लिख सकते हैं, हमने 123 को जो है ना 120 + 3 लिखा। ये कैलकुलेशन है, छोटी छोटी तरह की आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन हमें 12 का तो टेबल पता है ना, तो हम कर लिया। 0, 12×5 = 60 की 0 यहाँ से लगी 6, 12×4 = 48 और 6 = 54, यहाँ से लगी 5, 12×3 = 36 और 5 = 41। अब इसमें गुणा किया, 3 जोड़ दिया, 15 की 5 हासिल लगी 1, 4 12, 1 13 हासिल लगी 1, 3 × 9 = 10। तो हमने जब इन्हें ऐड किया तो क्या मिला हमें, 41400 प्लस में क्या है 1035। तो 5 3 4 2 4, 42435। तो 42435 क्या है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 2018 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि इसी वस्तु को 2447 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अगर 2018 में बेच रहा है तो होने वाली जो हानि है, क्योंकि सीपी तो इसका कोई होगा, उसका हानि हो रही होगी इस पर माइनस, तो जो हानि है वही 2447 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। अगर लाभ 2447 में बेच रहा है तो उससे अगर लाभ हो रहा है कितना 100 का लाभ हो रहा है, तो हानि क्या है, लाभ का 65% है अगर 2018 में बेच रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, उसमें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो आप देखिए, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 17 में 8 गया 9, यहाँ बचा कितना 3, 3 से गया 2 और 4, 429 है। इनका डिफरेंट कितना हो गया, क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये 165 हो गया 165। हमने इससे काटा किससे, 5 3 से काटा, तिप्चे 15, तिप्चे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 11 से काटा, 11×5 = 55, 11 एकम 11 और 11×3 = 33। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 13। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 65 की हानि अगर हम कवर कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आया। तो 5 की वैल्यू अगर 13 है तो 65 की कितनी हो जाएगी, 13 का गुणा कर दिया मैंने। 5 की वैल्यू अगर 13 है तो इसमें दोनों तरफ मैं 13 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 13×5 = 65 और 13 13 कितना हो गया 169। तो अगर 2018 में मैं 169 का अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सीपी। तो 2018
18 प्लस 169, 8 8 16 17, यहाँ से लगी 1 8 1 2 2187। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्या का महत्व सामर्थक 37 है, उनके महत्व सामर्थक के अन्य दो गुणनखंड 15 और 17 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? देखो होता क्या है, महत्व सामर्थक एच सी एफ होता क्या है, जैसे मान लो 15 और 20 का मैं एच सी एफ निकलवाऊंगा आपसे, तो एच सी एफ वो होती संख्या होती है जो इन दोनों से कटे, कॉमन हो। तो 5 3 15, 5 चौक 20, अब तो कोई संख्या है नहीं, तो अब इनका गुणनखंड क्या हो गए? 3 और 4 हो गए। ये एलसीएम के गुणनखंड है। वैसे ही क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने गुणनखंड दे रखे हैं, कोई संख्या रही होगी, बट 37 के बाद क्या है, एक गुणनखंड आया 15, एक आया 17। अगर मैं जैसे इसमें अगर मैं पूछूं बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 चौक 20, 5 3 15, तो ये बड़ी संख्या हो गई। वैसे ही हमसे पूछ रहा है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो वो ना इसका जो मल्टीप्लाई होगा ना, बड़ा मल्टीप्लाई होगा जो इसका गुणनखंड का, वही होगी बड़ी संख्या। तो 37 गुणा 17 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 17 7 9 आ रहा है, एक ही मारा, तो ऑप्शन नंबर 629 हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 4 की पावर 3 प्लस 100 - 5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 288। तो हमसे पूछा गया एक्स एक्स फाइंड आउट कीजिए। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया? 64 प्लस 5 चौक 20, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले गुणा कीजिए। तो 5 चौक 20, 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80 प्लस का एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 288। इन दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया? 4 8 से 14 144 प्लस के एक्स बराबर तो 288। 144 इधर गए तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो एक्स का कितना बचा? 144। यही हमसे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 144 आ गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आएगा? 100 से गिनती की हमने कि 1000 तक। अब देखो पहली बार अंक कब आएगा? 103, फिर आएगा 13, ऐसे करते आएगा। तो कब तक गिनेंगे? इसका एक फार्मूला है, वो क्या है? फार्मूला है अंकों की संख्या ज्ञात करने का, 9n+1, याद रखना ये बिल्कुल, इंटू 10 की पावर n-2। यहाँ पे n क्या है? n है, वो है क्या है? अंक संख्या है। कौन सी अंक पूछा गया है? अंक संख्या। अब देखिए n, लेकिन हमें कितना दिया गया? 3 दिया गया है, तो हम सॉल्व करेंगे। 9 n कितना हो गया? 3 प्लस का 1 इंटू 10, n कितना है? 3, 3 में से 2 गया, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रख रहा हूँ, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, तो 9 3 27 और 1 28, तो 28 गुणा 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 280। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमें ये याद रखना आप, फॉर्मूला जो है n 9n+1 इंटू 10⁻n-2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दी गई गुरुत्व श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए कितना दिया गया? ए हमें दिया गया 3/11। आर होता है यहाँ सार अनुपात बोलते हैं जिसे, तो वो कितना दिया गया? वो हमें दिया गया है, आर होता क्या है? देखो आर होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है कितना? 3/21, 121 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है? 3/11, तो ऊपर जाएगा तो ये 11 जो हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 कट जाएगा, बचा क्या? 1/11। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/11। और अगर किसी को ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, तो गुरुत्व श्रेणी में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पे देखिए, आपको डिटेल में समझाएगा। और बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करा रखे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। एन हमसे पूछा गया, एन टर्म तक पूछा गया, तो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, सम होता है SN A प्लस 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। अगर r 1 से छोटा होता है, ये कंडीशन कब लागू होती है? जब होती है जब r जो होता है 1 से छोटा होता है। अगर r 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, मतलब ये उल्टा हो जाता है, r⁻n⁻1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए
ऐसे न हमें n टर्म तक निकालना है। पूछा गया n टर्म तक योग बताइए, तो a कितना हो गया 3/11, 1 माइनस r कितना है 1/11 की पावर n, और 1 माइनस r, तो r है कितना 1/11। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/11 तो रहेगा ही अपनी जगह, लेकिन 11 एकम 11 माइनस का 1 तो 10/11 हो जाएगा। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया 11/10। और ये आपका वही सेम है 1 माइनस 1/11 पावर n, तो 11 से 11 खत्म, आंसर आपका आ गया 3/10, 1 माइनस 1/11 की पावर n। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, यहाँ पे n है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का, वो होता है 4πr²। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 पाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई, वो हमें दी गई 22/7, तो 22/7, आर कितना दिएगा 133 स्क्वायर है ना, तो 133, 7 से काटा, 7 एकम 7, बचा कितना 6, 7 9 63, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कर ले 19 दूनी 38 की 8, हासिल लगी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, इसका 4 इंटू 4 इंटू 133, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर लिए, 4 रूट 32 की 2, हासिल लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 चुक 16, तो 1672 गुणा हो गया 133। तो 133 का मल्टीप्लाई नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है कि 130 प्लस, मैं अगर इसको 3 लिख रहा हूँ कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे 13 का तो टेबल पता है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ कर रहा हूँ इसका 0, 13 दूनी 26, 6 हासिल लगी 2, 13 7 91 और 2 93, हासिल लगी 9, 13 कम 13 और 9 कितने हो गए 22, प्लस का इसमें 3 का गुणा होगा तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 छक्का 18 और 2 20, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, इतना ही हो गया। इसमें ना थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा है, एक मिनट को ये वाला देखें, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 13 0 हो गया, 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 7 91 और 2 93, हासिल लगी 9, 13 6 78, 78 और 9, 78 और 9 कितने हो गए 87, हासिल लगी 8, 13 कम 13 और 8 कितने हो गए 21, और प्लस का कितना हो गया 5 8 16, तो जोड़ेंगे 6 6 1 7 3 7 5 12 की 2, हासिल लगी 1 2, तो आपका ये हो गया 22376, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है तो वह पहले 8 किलोमीटर की दिशा की ओर चला था। सपोज दैट हमने मान लिया कि वो 8 किलोमीटर ऊपर चला, एक लड़का बाएं मुड़ता है, अब बाएं किधर इधर मुड़ गया वो, तब कितना चलता है 9 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इधर जा रहा है तो दाएं इसका इधर हो गया, तब चलता है 11 किलोमीटर। तो वो कह रहा है अंत में पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है, तो 8 किलोमीटर की दिशा में चला है। देखो अगर इधर पूरब है तो स्टार्टिंग में भी ऊपरी चला था तब भी पूरब में ही चला, तो भी पूछ रहा 8 किलोमीटर की दिशा की ओर चला था तो पूरब चला था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट की बिक्री में कितना प्रतिशत कमी आई। एक्स में क्या है 2007 में जो है वो 1050 है, तो एक्स की कितनी है 1050। भाई 2009 में एक्स है वो कितना है 2009 ये है, तो एक्स कितना है यहाँ है 780, तो 7 में ये है और 2009 में कितना है 780। तो हमसे पूछा कितनी कमी आई, तो कमी आई घटा लेंगे हम 0, 15 में 8 गए 7 बचे, 9 में से 7 गया 270, तो 270 की कमी आई और 2007 की तुलना में आई तो कितना 1050। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर लिया, 1 0 से 1 0 ख़त्म, काटें 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना गया इतना हो गया 54, 540 डिवाइड बाई 21, तो 21 दूनी 42,
बचा कितना 12, 120 हो गया, तो 21 पंजे, तो लगभग ये 25.71%। ये ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? हमसे कह रहा है 2009 में जेड की टी शर्ट की बिक्री और 2000 ब्रांड बाय की टी शर्ट की बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत है। 2009 में जेड है कितनी, 2009 ये है, और जेड कितना है 1120, तो जेड की वैल्यू कितनी है 1120। पूछ रहा है बाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, बाई टी शर्ट की कुल बिक्री कितनी है। तो बाई टी शर्ट की जो कुल बिक्री है, तो देखो बाई टी शर्ट की यहाँ कितनी हो गई 1020, दूसरी साल क्या है 890, 2008 में कितनी है 1180, और ये यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 980, तो हम ये जोड़ ले रहे हैं। बाई कितना है 1020, इसकी कुल बिक्री का पूछा ना, इसलिए टोटल बिक्री जोड़ रहे हैं इसकी हम। 890, 1180 और कितना है 980, तो 0, 8 8 16, 8 या 24 25 और 2 27, इसकी 7 हाथ से लगी 2, तो 8 और 2 10, 11 और 9, 20 की 0 हाथ से लगी 2 और 2 2 4, तो 4070 रुपये हो गए। तो पूछ रहा है कि जो एक्स जेड की टी शर्ट की बिक्री है 2009 में, वो बाई की कुल बिक्री कितना परसेंट है। तो हमें निकालना कितना, यहाँ से निकाल रहे हैं हम 1120 अपॉन में कितना है 4070 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 11, हमारे पास बचा है 11 20 10, 11,200। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई अगर मैं करता हूँ 407, तो 2 बार जाएगा, भाग विधि द्वारा ही कर ले रहे, क्या दिक्कत है इतनी जल्दी क्या है। तो कितना हो गया 407, तो 2 बार गया कितना हो गया 814, तो यहाँ से घटाया 10 में से 4 गया 6 बचा, और 0, 11 में से 8 गया 3 बचा, तो ये लगभग कितना हो गया 30-60 हो गया। और ये अगर मैं डिवाइड करूँ 7 बार जाएगा लगभग 2800 हो जाएगा, अगर 9 बार जाएगा तो सॉरी 8 बार जाएगा तो 8 को 32, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग 27 पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, यहाँ कह रहा है ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक्स टी शर्ट कितना है कितना, तो ब्रांड एक्स टी शर्ट यहाँ पे कितनी है 890, 1050, 1080 और 780, इतना ही है ना। तो जोड़ ले रहे कितना है, एक्स कितना हो गया 990, 1050, 1050, 1080 और ये कितना है 780, तो 0, 8 8 16, 16 5 21 और 9 30, सांसें लगी 3, तो 9 3 12, 12 और 7 19 और ये हो गया 3 है। लेकिन क्या कह रहा है एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, तो इसका आधा करूँगा मैं तो कितना हो गया 1950, 19 और 50 100। आगे क्या कह रहा है हमसे जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर बताइए। तो जेड की टी शर्ट कितनी है, तो जेड की हम यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए जेड है कितना 740 यहाँ है, 780 यहाँ है, 860 यहाँ है और 1120 यहाँ है, तो 740, 780, 860 और प्लस का कितना हो गया 1120, तो 0, 4 2 6, 6 12 8 20 की 0 हासिल लगी 2, तो 2 8 7 15, 15 7 21, 2 23 1 24, तो ये हो गया 3500। ठीक है, अगर 3500 में से माइनस में कितना कर रहा हूँ 1950, तो कितना हो गया 0 से 0, 10 में से 5 गया 5 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा, 2 में से गया 1, तो 1550।
ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है कि दो कंपनी ए और बी के आयात और निर्यात के अनुपात प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे पूछा कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात इसके आयात से अधिक है। ए का निर्यात, देखो ये है आयात, इंपोर्ट जिसे है ये आयात है, और ये है एक्सपोर्ट, इसे निर्यात बोलते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि कंपनी ए का निर्यात, कंपनी ए है ये, कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात इसके आयात से अधिक है। आयात अगर 2:3:2 है तो यहाँ तो आयात ही जाना है, यहाँ भी आयात जाना है, 5:4 है, आयात पहले वाला है ना, 5:1, यहाँ भी आयात जाना, यहाँ 3:2, यहाँ भी आयात जाना, 7:1। तो जीरो कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसका निर्यात जाना हो। कंपनी निर्यात पूछा गया, आयात से देखो कोई भी कंपनी नहीं, तो जीरो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कितने वर्षों में कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है। बी का आयात है, निर्यात से अधिक है। तो देखो यहाँ तो आयात निर्यात बी का बराबर ही है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसका आयात है वो निर्यात से अधिक है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है 5, वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है 4। यहाँ पे जाना हो गया, यहाँ भी बराबर है, और यहाँ भी इसका आयात है वो निर्यात से जाना है, तो 2 वर्ष हैं। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, 3/7 2103 को शुक्रवार है, तो 3/7/2106 को क्या दिन होगा। देखो पहली बात क्या है कि एक साल जो होता है, अगर लीप ईयर नहीं है, अगर नॉर्मल ईयर है तो एक दिन बढ़ता है। जैसे मान लो आज 10 तारीख है, आज 10 दिसंबर है, अगर आज बुधवार है तो अगर ये लीप ईयर नहीं है, और नेक्स्ट ईयर है वो भी लीप ईयर नहीं है, तो 2026 में 10 दिसंबर को जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। अगर लीप ईयर हो गई थी तो 2 दिन बढ़ जाते हैं आगे, तो हम चेक करेंगे हाँ नॉर्मल ईयर कितनी है और लीप ईयर कितनी है, तो 3 सालें हैं, 1 2 3, क्योंकि 6 में से 3 नहीं जाएंगे, 3 सालें हो गई। लेकिन हमें पता लगा कि जो नेक्स्ट ईयर है ना, 2104 होगी, वो लीप ईयर होगी, तो वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो हम वो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, तो हमें पता है 4 दिन बढ़ेंगे। ऑड डे हो गई, वो हमें 4 दिन मिल गए। तो अगर आज शुक्रवार है तो 2106 में क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, जो होगा ट्यूसडे को ही मंगलवार बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो कोई ऐसे फंस गया क्वेश्चन। ये पूछा गया है, प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के सबसे समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। इस वर्ड से हम क्या बना सकते हैं, तो ये वर्ड जो है ये बना रहा है आपका, पता है क्या, REGIME, रिजाइम बोलते हैं। रिजाइम माने होता है शासन करना, कहीं रूल करना, तो उसे ही हम रिजाइम बोलते हैं। तो पूछ रहा है इसका सिनोनियम क्या होगा, तो रूल हो गया। डिसऑर्डर माने क्या होता है, डिसऑर्डर व्यवस्था, इधर उधर मतलब बिखरी हुई चीज़ें हैं, डिसऑर्डर में मतलब हैं। ऐसी चेओस माने होता है उथल पुथल होती है, जैसे बोलते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत भीड़ भाड़ है, वो बोलता है। कन्फ्यूजन तो आपको पता ही होगा, कन्फ्यूज क्या, कि आप कहीं 2-3 चीज़ों में कन्फ्यूज हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उसका जो सिमिलर बल मिला है वो मिला क्या है, रूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक सीरीज दी गई, इसमें हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट वर्ड ज्ञात कीजिए। तो देखो 13, एम कितने पे होता है, 13 पे, ओ कितने पे, 15, तो 13 2 15। ऐसे ही देखो 19 पे क्या होता है, एस, 19 और 2 21। तो ऑब्वियसली बात है 15 से क्या आया होगा, 2 17, तो 17 पे क्या होता है, 17 पे होता है वो होता है क्यू। तो हमें एक तो क्यू मिल गया, क्योंकि 17 2 19, 19 2 21 ऐसे। लेकिन इसमें क्या जोड़ रहा है, देखो 13 5 18 है, यहाँ देखो 28 5 33, तो ऑब्वियसली बात है कि 18 में 5 ही जुड़ रहा है। 18 में 5 कितना होगा, 23, 23 5 क्या होगा, 28, तो ये सीरीज बन गई। तो 18 में 5 जोड़ा क्या, 23, तो जो हमें मिला वो मिला है Q23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ लाल गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी भूरे हैं, कथन दिया गया है। तो निष्कर्ष क्या कहते हैं, कुछ लाल भूरे हैं, कुछ लाल भूरे हैं, क्योंकि लाल और भूरे में इनमें कोई जब संबंध बन सकता है जब इनमें से एक 100 हो, तो वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, कुछ गुलाबी लाल हैं, कुछ गुलाबी लाल हैं, तो ये पहला ही सही है, क्योंकि कुछ लाल अगर गुलाबी हैं तो कुछ गुलाबी भी लाल हो सकते हैं, क्योंकि ये 50-50 है, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आंसर करता है, क्योंकि पहला तो गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ गेहूँ भूरे हैं, सभी भूरे चीनी हैं, सभी गेहूँ सफ़ेद हैं। तो हमसे डिस्कस क्या कहता है, कुछ गेहूँ चीनी हैं, कुछ गेहूँ चीनी हैं, कुछ गेहूँ चीनी है। देखो अगर भूरे से भूरे हम इसमें ऐड करेंगे तो कुछ गेहूँ चीनी हो सकते हैं, सही बात है। क्या कह रहा है हमसे,
दूसरा क्या कह रहा है हमसे, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कुछ सफ़ेद भूरे हैं, कुछ सफ़ेद भूरे हैं। अगर हम पहला और थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं ऐड करूँ तो क्या है, कुछ गेहूँ, सभी गेहूँ ऐड हो जाएंगे, तो कुछ सफ़ेद भूरे हो सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है इसमें क्या सही बैठेगा। देखो अगर मैं पहला लेके चलता हूँ तो 20 माइनस अगर मैं 5 करूँगा तो 8×5 = 40, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 20×5 = 100 + 8, तो ये 108 हो गया, लेकिन बराबर में 60 दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, अगर डिवाइड में ध्यान लगाऊंगा तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी, फिर तो ये 60 से भी और कम हो जाएगा, ये भी नहीं। तो चौथा ऑप्शन सही है। देखो 20 + 5 × 8 = 40, तो क्या हो गया, 20 + 8×40 60 है ना, तो 60, 40 × 20 = 60, 4 × 20 = 60। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, सियोल की मूल निवासी लड़कियों की शादी निश्चित रूप से 23 वर्ष की उम्र में हो जाती है। सियोल की मूल निवासी 24 साल की लड़की जून जो है की बहन है, उससे 2 साल छोटी है। तो जो मूल निवासी लड़की जो सियोल की जो है, जून जो है, जिसका नाम है जून, वो 24 साल की है, उसकी जो बहन है वो 2 साल छोटी है। तो हमसे पूछा क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, जून विवाहित है, बिल्कुल विवाहित है, क्योंकि जो 23 साल में विवाहित हो जाती हैं, तो जून अगर 24 साल की है तो विवाहित है। जून की बहन भी विवाहित है, नहीं, जून की बहन विवाहित नहीं है, क्योंकि पता है वो 2 साल छोटी है, और 24 में अगर 2 साल माइनस करेंगे तो ये होगी 22 साल की, और 22 साल में विवाहित नहीं होती, 23 साल की उम्र में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ए हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या सेल फोन को सार्वजनिक सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध करना चाहिए। क्या कह रहा है, हाँ, सेल फोन की बैटरी सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग होने पर जल्दी खत्म हो जाती है। ये तो क्या बकवासी बात हो गई, ये क्या बात हुई। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, सेल फोन को प्रतिबंध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वे आसानी से बंद हो सकते हैं या साइलेंट किए जा सकते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस में, तो आप वहाँ पे क्या है, अपने फ़ोन को साइलेंट कर ले रहे हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जो यहाँ पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैजिक को PDGGA लिखा है, तो QT को क्या लिखा है, देखो मैजिक MAGIC 13 1 7 9 3, वहीं PDGGA, तो इसका कितना हो गया, 16 4 7 7 1। तो हमें देखने को क्या मिला, देखो पहले तो ये 3 जोड़ रहा है, पहले 2 में, तो फिर क्या है, इसको तो ये सेम ही रख रहा है, फिर -2 कर रहा है ये, और -2 कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें करेगा, तो QUOTE, तो Q कितने पता, 17 पे, U 21 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे। तो पहले में क्या करेगा, 3 जोड़ेगा, तो 17 और 3 कितना हो, 20, 20 पे क्या आता है T, 21 में 3 जोड़ेगा, तो 21 और 3 होता है 24, 24 होता है X, लेकिन 15 तो सेम ही रखा, तो O पे O हो गया। लेकिन इसमें क्या करेगा, 2 माइनस करेगा, तो 20 में से 2 गया 18, 18 पे क्या आता है R, 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा C। तो TXORC, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को प्रस्तावना कीजिए जो पहले युग्मों को तर्क से लागू करता है, मतलब इसका संबंध इससे है, वो इससे संबंध हो। तो ये क्या है, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट अगर आई से संबंधित है, जॉन्डिस किससे संबंधित है, तो कैटरेक्ट को पता क्या बोलते हैं, ये इसको ना मोतियाबिंद बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाँ ये मान सकता हूँ, अगर ये नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अगर मोतियाबिंद बोलते हैं, तो मोतियाबिंद किससे संबंधित बीमारी है, आई से। जॉन्डिस, जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया। आपने वो सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज में पूछता है कि क्या पी लिया, वो कहता है आपको पी लिया होगा, तो वो कहता है क्या पी लिया, तो वही वाला ही पी लिया है। तो जॉन्डिस जो बीमारी आपकी है वो लीवर से संबंधित है, लीवर को यकृत बोलते हैं। तो जीव अगर मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, तो जॉन्डिस जो पीलिया बीमारी है वो यकृत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ थोड़ा वो है, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही, क्या है, इनटू को माइनस लिखा जाता है, वहीं प्लस को, प्लस का अर्थ है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, वहीं डिवाइड का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस। अब आप समझिए क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, 14, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, भाग, तो भाग 24। अच्छा यहाँ पे ना जो स्टार्टिंग में पहला ये माइनस नहीं, यहाँ पे ये डिवाइड है। तो क्या कह रहा है, 14
भाग का अर्थ क्या दिया गया, प्लस, तो प्लस का कितना हो गया 24। माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग कितना हो गया 8। अब क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का क्या है 3। प्लस का क्या अर्थ है गुणा, तो 4। हमसे पूछा ये निकालिए, तो क्या है 8 से ये काटा 3 बार, 8 या 24, 14 प्लस का 3 माइनस, तो 4 तो ये 12 हो गया, तो 14 और 3 17, 17 माइनस के 12, तो क्या बचा 5। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये लिखा जाता है, तो क्या है देखो पैटर्न समझो इसका। यहाँ पे हमसे कह रहा है, यहाँ देखिए क्या है, ये ना शुरू के 3 अक्षर और बाद के 3 अक्षर गायब कर रहा है। ANI SAT बचा, क्योंकि ION ये गायब कर दिया, ORG गायब कर दिया। फिर क्या कर रहा है ये, देखो RG 2 अक्षर यहाँ जोड़ दिए इसने और IO जोड़ दिया। अब यार फिर क्या कर रहा है, फिर 3 अक्षर इसने गायब कर लिए, TIO गायब कर लिया, तो क्या बचा NI ऐसे बचा। तो अब क्या करेगा, ये 2 अक्षर फिर जोड़ेगा, तो देखो NI ऐसे तो है ही, लेकिन 2 अक्षर जोड़ेगा, तो उसके बाद वाले अक्षर क्या हैं, तो GA यहाँ जोड़ेगा, ये वाले जोड़ेगा, तो GA, और एंड में भी 2 जोड़ेगा, तो वो क्या हो गया TI। तो ऑप्शन क्या है, GANISATI, ये आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गई आपकी क्या क्लास यहाँ से खत्म, चलते फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो भेजिए ताकि वो भी सीख सकें। और इस चैनल को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, UPSI के लिए तो आपके लिए ये रामबाण होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का भी मत लेना भूलें आप, क्योंकि वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट दे में वही टॉपिक कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके मतलब हाईली चांस है जिसके आने के, तो वो आप जाके वहाँ कीजिए, सीखिए। यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या होगा, जब तक यहाँ प्रैक्टिस सेट हमारे 30 प्रैक्टिस सेट जब होंगे ना, तो वहाँ तक हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे अभी 2021 के हुए चाहे 2070 के हुए, 17 के, तो उसमें क्या है, वो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कवर कर चुके होंगे। और एग्जामिनर क्या करता है, रिपीट क्वेश्चन ही पूछता है। और वैसे भी सारे जब तक जितने भी क्वेश्चन, देखो आज की डेट में क्या, जैसे 40 क्वेश्चन नहीं, हमने 40 टाइप कवर किए, ऐसे ही हर पेपर में जैसे जितने प्रैक्टिस सेट हुए तो उतने नए टाइप आएंगे, तो वो हम सीखते जाएंगे और वो हम कॉन्सेप्ट में कराते जाएंगे, तो यहाँ से हमारे सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे इधर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तब भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।